जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग का ये ग्रुप डिस्कशन का वीडियो लगातार मिल रहा होगा, और जो भी साथी बिहार एसआई हो या बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और बेहतरीन आप देख सकते हैं, सबसे पहले देख लीजिए कैसा ग्रुप डिस्कशन होता है। बाकी का बार बार कमेंट करते हैं होमवर्क को लेकर के, तो होमवर्क आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है। एक्सलेंट फ्रेंड्स क्लब के आप जाइएगा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको भेज दिया जाता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार दरोगा का जो आपके पास ज्ञान बिंदु का सेट है, उससे आपको प्रश्न दिया गया था होमवर्क के रूप में, तो उससे सबसे पहले पूछते हैं। बताइएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था? सही है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और इस संपत्ति के अधिकार सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मूल संविधान में कहाँ था? मूल संविधान में हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, 19 के 5 में, 19 के 5 में था। और इसको भी फिलहाल हटा दिया गया। हाँ, हटा करके इसको कहाँ रखा गया? 300 के क में रखा गया। सही है, आर्टिकल 300 के क में रखा गया है। वही अगर हम भाग पूछे तो भाग किस में, भाग में ये वर्णित है? 12। सही है, भाग 12 में वर्णित है। इसके बाद भी 44वां संविधान संशोधन के तहत भी आप एक देखते थे, जो आंतरिक अशांति, उसके जगह पे जो है एक शब्द लाया गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया? सही है, सशस्त्र विद्रोह। यानी आंतरिक अशांति के जगह जो है सशस्त्र विद्रोह जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। इसके बाद बताना राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में? 352 में। और इसी में जो है आपका क्या है, तो हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी चर्चाएं हैं। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो यही आप राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस कंडीशन में लगाया जाता है? सही है, जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, इस कंडीशन में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो 352। इसके बाद भी 3 आपात है आपके पास, यानी भारत के पास 3 आपातकाल की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सा? सही है, एक तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352 हो गया। 356 यानी राष्ट्रपति शासन है, और ये किसी राज्य में लगता है। कब लगता है ये? सही बोल रहे हैं, जब राज्य जो है संवैधानिक तौर पे सही तरीका से नहीं चल रहा हो, तब किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। इसके बाद अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें, किस आर्टिकल में है? 360 में है। और ये वित्तीय आपातकाल किस कंडीशन में लगता है? जब देश की जो है फाइनेंशियल खराब हो जाए, यानी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, उस कंडीशन में जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा? एक बार भी नहीं लगा था। हाँ, ऐसा कंडीशन आया था 1991 में, लेकिन लगाया नहीं गया था। 1991 में जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। सही है, 1991 में जो है मनमोहन सिंह थे। इसके बाद अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। सही है, लेटेस्ट कब लगा था? 1975 में लगा था। सही है, 1975 में लगा था। इसके बाद बताइएगा एक, सही है, 65, 71 और 75 3 बार लगा है। हाँ, इसके बाद बताना है आपको, एक और है आपके पास 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। ये भी 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। बताना है बर्फ क्या है? सही है, आणविक ठोस है। हाँ, सही है, आणविक ठोस हो जाएंगे। बताइएगा दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? सही है, घट जाता है। और आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा? सही है, आयतन बढ़ जाएगा। सही है, बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होगा? सही है, घट जाएगा, यानी कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना होता है? बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसके बाद बताइए जब बर्फ समुद्र के पानी पर तैरता है तो उसका कितना, उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है? सही है, 1/10 ऊपर रहता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है? सही है, 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। सही है, 0.9 याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सही है, घटता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो आपका आयतन घट जाएगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के अधिक जाएगा तो बढ़ जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है, डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है।
इसके बाद देगा सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर सही है लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल कब से कब तक रहा? लॉर्ड हेस्टिंगस सही है, 1813 से लेकर के 1823 तक। एक लॉर्ड हेस्टिंगस है, एक वारेन हेस्टिंगस है। वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1772 से लेकर के 1785 तक। टोटल कार्यकाल 1772 से 1785 तक रहे थे, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वो 1774 से लेकर के 1785 तक कार्य किए थे। उससे पहले जो काम किए थे वो बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किए थे। इसके बाद बताना है आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? आंग्ल नेपाल, इसी को गोरखा युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं, कब हुआ था? 1814 से 16 तक चला था। हाँ, 1814 से लेकर के 1816 तक चला था। तो ये भी लॉर्ड हेस्टिंगस के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ये गोरखा युद्ध जो था या आंग्ल नेपाल युद्ध का है, 21 संधि के तहत समाप्त हुआ था। सही है, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में। एक संगौला की संधि है, कब हुआ था? 1750 में। संगौला याद रखिएगा 1750, और सुगौली पूछे तो सुगौली पूछे तो 1816 में। सही है। इसके बाद भी आपको बताना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 45 से 46। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछ रहे हैं हम, सिख नहीं पूछ रहे हैं, मराठा। सही है, 1775 से लेकर के 1782 तक चला था। सही है। ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालाबाई की संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब हुआ था? 3 से 5। सही है, 1803 से लेकर के 1805 तक हुआ था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? राजघाट की संधि के तहत। राजघाट की संधि के तहत जो है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 17 से 19। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से लेकर के 1819 तक हुआ था। 1817 से लेकर के 1819 तक हुआ था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मंदसौर की संधि। मंदसौर की, तो याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1803 से लेकर के 1805 तक चला था और ये राजघाट की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल अगर हम मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1817 से लेकर के 1819 तक चला था और ये किस संधि के तहत? मंदसौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में कब लागू किया गया था? 1820 में किया गया था। उस समय मद्रास के गवर्नर कौन हुआ करते थे? टॉमस मुनरो। और टॉमस मुनरो के द्वारा ही रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लगाया गया था। कब? 1820 में। ये कितना प्रतिशत भूभाग पे लगाया गया था? 51% भूभाग पे। 51% भूभाग पे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया गया था, जो कि टॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया था। 1820 में लगाया गया था और मद्रास के क्षेत्र में लगाया गया था। इसके बाद बताइएगा एक महलवाड़ी व्यवस्था भी था। महलवाड़ी व्यवस्था ये बताना सबसे पहले किधर लगा था? किस साइड लगा था? सही है, यूपी पंजाब इस क्षेत्र में लगा था। सही है। हाँ, ये सब क्षेत्र में जो लगाया गया था। सबसे पहले जो है पंजाब में लगा था। महलवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले पंजाब में लगा था। और कब लगा था? 1822 में। किसके द्वारा लगाया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था। देखिएगा ये जो है ना, सो पश्चिम बंगाल में ये महलवाड़ी व्यवस्था लगा नहीं था, लेकिन कोई आदमी अगर बीपीएससी का परीक्षा दिए होंगे तो 68वीं बीपीएससी में आप देखिएगा तो पूछ दिया था बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया, और आंसर लिया हॉल्ट मैकेंजी। वो एरर हो गया था, वो प्रश्न ही एरर था। तो इसमें नहीं घबराइएगा, जो हम कहें जो सिर्फ और सिर्फ आपका पश्चिम उत्तर भारत में ही लगा था ये चीज़ें, तो वो प्रश्न ही एरर था। कभी भी बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था नहीं लगा है। हाँ, महलवाड़ी व्यवस्था उड़ीसा में भी नहीं है। महलवाड़ी व्यवस्था जो है उड़ीसा में नहीं है। ये आपके मध्य प्रदेश हो जाएंगे, इसके बाद पंजाब हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, ये सब क्षेत्र में जो है लगाया गया था महलवाड़ी। तो प्रश्न ही थोड़ा सा मिस्टेक था वो बीपीएससी में। इसके बाद बताइएगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये गलत दे दिया है। हाँ, गलत पढ़ना नहीं है इसमें, ये गलत दिया गया है। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देखिए, अध्यक्ष का मतलब क्या है? स्पीकर। और अस्थायी का मतलब प्रोटेम स्पीकर। इंग्लिश अगर कन्वर्ट करेंगे तो अध्यक्ष का मतलब क्या? स्पीकर, उसी को अध्यक्ष बोलते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या? अस्थायी अध्यक्ष। तो ये चीज़ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। वो आप कहीं भी सर्च करिएगा तो कुछ भी, ये गलत चीज़ है।
अस्थाई अध्यक्ष पूछे या अस्थाई अध्यक्ष करके पूछे तो अस्थाई अध्यक्ष पूछे राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। तो अध्यक्ष जब पूछेगा तो मतलब इसका मतलब अध्यक्ष है, हाँ, तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताना है जो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और इसी में जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुआ था संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुआ था? सही है, 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिल गई? उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया? सही है, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। सही है। इसके बाद देगा संविधान के प्रारूप पर कितना दिन का बहस चला था? 114 दिन का बहस चला था। सही है, 114 दिन हो जाएंगे। मूल संविधान में जो है भाग की संख्या कितना था? 22 भाग 22 है। सही है। आर्टिकल की बात करें मूल संविधान में 395। इसके बाद अनुसूची की बात करें मूल संविधान में 8। अगर वर्तमान में अनुसूची की बात करेंगे तो 12 अनुसूची है। वर्तमान में अगर हम भाग की बात करेंगे तो 25 भाग है। सही है, क ख ग वगैरह जो जोड़ दिया गया है, टोटल 25 भाग है। इसके बाद आर्टिकल की बात करेंगे तो वर्तमान में कितना है? 450 से अधिक अभी आर्टिकल हो गया है, तो 450 से वर्तमान में अधिक आर्टिकल है। मूल संविधान में 395 है। इसके बाद बताना है आपको संचालन समिति के जो है अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सही है। संचालन समिति कल ही बताए थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? के.एम. मुंशी। सही बोल रहे हैं, के.एम. मुंशी को। कार्य संचालन समिति रहे तो के.एम. मुंशी, और सीधे संचालन समिति रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति जो था ना वो छोटा समिति में था, और संचालन समिति जो था वो बड़ा समिति था। संविधान सभा का जो गठन किया गया था, संविधान निर्माण के लिए बड़े 8 समिति का गठन किया गया था और छोटे 13 समिति का गठन किया गया था। तो ये संचालन समिति बड़े समिति में थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद ही बताना है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सही है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष? सही है, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष? सही है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज या तदर्थ समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। सही है। इसके बाद यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, महात्मा गांधी भी है और लाला लाजपत राय भी है। तो याद रखिएगा, दोनों लिखे हैं। लाला लाजपत राय के भी द्वारा लिखा गया है और महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद हरिजन की बात करेंगे तो महात्मा गांधी। हरिजन पुस्तक जो है महात्मा गांधी कब लिखे थे? 1933 में। 1933 में, याद रखना है, 1933 में। इसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे महात्मा गांधी? 1932। तो हरिजन सेवक संघ 32 और हरिजन जो पत्रिका निकाले थे वो 1933 में, याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनकी आत्मकथा? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। सही है। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और हिंद स्वराज तो बहुत बार पूछा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। सही है। हिंद स्वराज में कभी कभी थोड़ा सा लगते कंफ्यूज में लगेगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, लेकिन याद रखिए क्योंकि वो चलाया था ना स्वराज, मेरा जनसिद्ध अधिकार वो चलाए थे, इसलिए ऐसा लगता होगा। लेकिन याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। सही है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया? 1894 में। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। सही है, 1894। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया? 1904 में। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया? 1910 में किया गया। सही है। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। हरिजन पत्रिका 1933 में। सही है। इसके बाद देगा लघु पतन के समय परिपथ क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है या घट जाता है? सही है, धारा का मान बढ़ जाता है। लघु पतन के लिए जो है आप देखे होइएगा जो फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज जो होता है वो किसका बना होता है? सही है, शीशा और टीन का बना होता है। ये जो फ्यूज लगता है घर में लगाते हैं, यानी ताकि जो है ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो फ्यूज खत्म हो जाए, बाकी की सुरक्षा जो भी है टीवी वगैरह उसको जो है बचत कर दे। तो ये किसका किसका मिश्रण है? फ्यूज। सही है।
टीटा सीसा और टीन का है, जिसमें बताना है टीन जो है कितना प्रतिशत होता है। 67% टीन होता है। इसके बाद सीसा की बात करेंगे तो 33% आपका सीसा होता है। इसका बताना है गलनांक उच्च होता है या निम्न होता है। गलनांक निम्न होता है, तब तो तुरंत गल जाता है, सही है। इसके बाद बताइएगा घरों में दी जाने वाली विद्युत जो है उसकी आवृत्ति कितना होता है। 50 HZ यानी हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कितना वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट होता है। एसी होता है या डीसी होता है, एसी होता है, सही है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। पल्लव शासक था, कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया। या इसी जगह ये भी क्वेश्चन आपको रहेगा महाबलीपुरम के 81वें मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ही होगा। याद रखिएगा प्रथम मतलब 81, तो याद रखिएगा सप्त कभी नहीं देगा तो 81 देगा, तो याद रखिएगा प्रथम के द्वारा यानी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ कौन सा है, सही है, द्रौपदी रथ हो जाएंगे, सही है, द्रौपदी रथ हो जाएंगे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु, सही है, और इनकी राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम हो जाएंगे, सही है। किरातार्जुनीयम पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे, सही है, भारवी किसके दरबार में रहते थे, श्री विष्णु के दरबार में ही रहा करते थे, सही है। मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक कोई था, किसके द्वारा किया गया था, महेंद्र वर्मन के द्वारा ही किया गया था, सही है। कैलाश नाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, सही है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा सौर है तो दूसरा है, हाँ, सौर का मतलब हल्ला गुल्ला, थोड़ा सा मतलब अपना याद करने का एक लिहाजा रखिएगा। कैलाश नाथ मंदिर है और एक आपका महाबलीपुरम के सौर मंदिर है, तो इसके जो है निर्माणकर्ता की बात करेंगे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। और इसके बाद एक महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, इसका नाम था रियल मैंगो, रियल मैंगो जो है। बताना आरपीएफ की स्थापना कब हुआ था, 1985, सही है। आप देखे हो ये क्या नहीं, एक एसपीडी जब पढ़िएगा तो उसमें 1882 होगा, तो 82 में जो है ना सो स्थापना नहीं हुआ था उसका, लेकिन छोटे छोटे गार्ड के रूप में वो सब काम करवा रहा था। ये जो अधिनियम आया था आरपीएफ के लिए, अधिनियम आया था, वो अधिनियम आपका आया था 1957 से 1959 के अराउंड में, और इसका गठन की बात करेंगे तो 1985 में गठन हुआ था। प्रत्येक वर्ष आरपीएफ दिवस कब मनाते हैं, 20 सितंबर को मनाते हैं, सही है, 20 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत रहा, 73%, सही है। और कई सोर्स के अनुसार आपको 74% भी देगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है 74%, तो 73% है, तो आप लगा सकते थे। इसके बाद बताना है आपको भारत की अगर हम बात करते हैं टोटल कितना प्रतिशत लोग साक्षर है, भारत के लोग कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, तो अभी जस्ट वही चीज है 73%, वही चीज तो हम बोल रहे हैं दोबारा। क्या चीज, अगर महिला की बात करेंगे टोटल भारत में महिला कितना प्रतिशत साक्षर है, तो आपका 61 है। इसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कितना प्रतिशत महिला साक्षर है, सही है, 51% है। इसके बाद अगर हम पुरुष की साक्षरता बिहार में देखेंगे तो कितना, सही है, 71%, और कहीं कहीं 72% भी देखने के लिए मिलेगा, तो आपको ऑप्शन इतना सटाएगा नहीं, याद रखिएगा 71%, इसमें 71.2% दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या चीज, बिहार की अगर कुल साक्षरता की बात करेंगे तो बिहार के कुल साक्षरता जो है 61.8%। अगर हम बात करेंगे बिहार की कुल साक्षरता तो 61.8%। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 71%, महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 51.5% है, सही है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106, यानी 1106, 1 किलोमीटर पर जो है 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, सही है, दिल्ली हो जाएगा, सही है, दिल्ली हो जाएंगे। 11,000 समथिंग में जो है 1 किलोमीटर पर 12,000 है, तो याद रखिएगा, वो एक्यूरेट पूछेगा नहीं, तो आप जो है सो याद रख सकते हैं सबसे ज्यादा यूटी में जो है दिल्ली हो जाएंगे, जो कि जनसंख्या घनत्व वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। इसके बाद भारत का लिंगानुपात की अगर बात करें कितना है, 943, हाँ 943। इसका मतलब ये हुआ जो 1000 पुरुष है तो 943 महिला है। इसके क्या, हाँ
1000 पुरुष पर कितना महिला है उसकी गणना किया जाता है लिंगानुपात में। हाँ, इसके बाद आपको बताना है, अगर हम बिहार की लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। सही है, बिहार की अगर हम बात करेंगे तो 918। और अगर हम बात करेंगे भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है, 919 है। यानी भारत का शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 919, और बिहार की अगर हम बात करेंगे लिंगानुपात तो 918, और बिहार के शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 935। तो याद रखिएगा, भारत का लिंगानुपात कितना हो गया? 943। भारत का लिंगानुपात 943। अगर हम बिहार के लिंगानुपात की बात करेंगे तो 918। अगर भारत की शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 919। बिहार के शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 935। तो याद हो गया। इसके बाद बताना है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताना है, वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सही है, राजीव कुमार। किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के। सही है, 25वें क्रम के हो जाएंगे। और बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें तो कौन है वर्तमान में? HR श्रीनिवास। HR श्रीनिवास। याद रखिएगा, बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो इंपॉर्टेंट है। HR श्रीनिवास जो है बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो राजीव कुमार, जो कि 25वें क्रम के हैं। इसके बाद बताना है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? सही है, मांडू बोल रहे हैं। हाँ, गोंडवाना। सही है, उसी क्षेत्र में आता था गोंडवाना भी, तो गोंडवाना हो जाएंगे। इसके बाद बताना है, रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? 1524 में। 1524 में। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु कब हो गया था? 1564 में। युद्ध में पराजित हो गई थी 1564 में। इसके बाद बताना है, कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया जनित है? हालांकि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। हेपेटाइटिस बताना है किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। सही है। और किसको प्रभावित करता है? लीवर को, यकृत। जो भी लोग यकृत बोल रहे हैं वो सही है। लीवर यानी यकृत को जो है हेपेटाइटिस खराब करता है। इसके बाद बताना है, टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। सही है। चेचक किसके कारण होता है? वायरस के कारण। खसरा, ये भी वायरस के कारण ही होता है। कोड, जीवाणु के कारण। डिप्थीरिया, जीवाणु के कारण। निमोनिया, जीवाणु के कारण। सही है। क्षय रोग यानी टीबी, जीवाणु है। टीबी की बात करेंगे उसी को क्षय रोग बोलते हैं। ये भी आपको जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद हैजा, ये भी जीवाणु के कारण ही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, निमोनिया हो गया। गोनेरिया, ये भी जीवाणु के कारण होता है। एक सिफिलिस, ये भी जीवाणु के कारण ही होता है। तो ये जीवाणु के कारण होने वाले रोग थे। प्लेग एक भी है, ये भी जीवाणु के कारण ही। प्लेग जीवाणु। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, कोड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, सिफिलिस हो गया, इसके बाद हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, गोनेरिया हो गया, इसके बाद टीबी हो गया। ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसके बाद बताना है, हर्पीस जो होता है, हर्पीस वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। हर्पीस रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। पोलियो, ये भी विषाणु। चेचक, विषाणु। रेबीज, विषाणु के। सही है। एड्स, विषाणु। डेंगू, विषाणु। सही है, विषाणु हो जाएंगे। इसके बाद बताना है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सही है, रतौंधी होता है। और जीरो थैलेसेमिया भी हो जाता है। सही है। इसके बाद बताना है आपको, प्लेगरा जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही है, प्लेगरा B3 कमी के कारण होता है। सही है। पेचिस किसकी कमी के कारण होता है? पेचिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B11। पेचिस की बात करेंगे तो विटामिन B11 की कमी के कारण होता है। रिकेट्स किसके कमी के कारण? सही है, विटामिन D की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन K। सही है, विटामिन K की कमी के कारण जो है हीमोफीलिया हो जाता है। इसके बाद बताएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सही है, उदयन हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताना है, उदयन जो था किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। सही है। हर्यक वंश में कुल कितने शासक हुए? जो मजबूती शासक, 3 शासक थे। एक तो आपका कौन हो जाएंगे? पहले हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, और उसके पुत्र उदयन हुआ। हाँ, उदयन हुआ। इसके बाद बताना है, हर्यक वंश में कौन से ऐसे शासक हुए
जो विवाह पद्धति के द्वारा अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे? बिंबिसार। तब तो देख रहे हैं बिंबिसार जो शादी किया था इसके क्षेमा से किया था। इसके बाद हाँ पंजाब के जो शासिका थी उससे किया था। इसके बाद भी आप देख रहे हैं चलन्ना से शादी किया था। हाँ चलन्ना से किया था, महाकौशला से किया था, कौशल नरेश के जो थे महाकौशला से किया था। तो ये सबसे शादी करके जो अपना क्षेत्र विस्तार किया था। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी कहानी है, बता भी देते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले महाजनपद में चलते हैं। टोटल अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से कितने महाजनपद की चर्चा की गई है? तो याद रखना है, एक भगवती सूत्र है जो कि जैन धर्म का प्रमुख जो है सो ग्रंथ है। भगवती सूत्र में भी इस चीज की चर्चाएं की गई है जो 16 महाजनपद था। इसके बाद अंगुत्तर निकाय में भी चर्चा की गई है, 16 महाजनपद था। लेकिन अंगुत्तर निकाय किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। और भगवती सूत्र जैन धर्म का है। जिसमें बताना है सबसे महान जनपद कौन सा था? मगध रहा। सही है, मगध रहा। इसके बाद बताना है, अगर हम बात करते हैं उस जनपद में सबसे जो है विशाल या सबसे सौंदर्यों वाला जो है महाजनपद कौन रहा? वैशाली था। देखिएगा आप, इंटरेस्टिंग कहानी क्या था, अमरपाली के नाम आप सुने होइएगा। अभी भी अमरपाली फेमस है। तो अमरपाली जो थी वो वैशाली की ही थी। और अमरपाली सौंदर्य में उस समय पूरे महाजनपद में या पूरे भारत में सबसे सौंदर्य वाला जो है स्त्री थी। और वो नाच गान करती थी, नृत्यांगना थी। बिंबिसार का एक झलक उस पर पड़ गया। हाँ थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। उस अमरपाली पे जो है एक झलक पड़ गया। वैशाली के जो राजकुमारी थी, राजकुमारी नहीं कह सकते हैं, नृत्यांगना थी, अमरपाली उस पर पड़ गया। वो चोरी छुप के जो है इससे मिलने के लिए आ जाता था अमरपाली से। लेकिन अमरपाली को ये नहीं पता था जो वो मगध के राजा है, उसको ये नहीं पता था वो मगध के राजा है। मिलते उलते थे, बातचीत हुआ, वैसे प्रेम भाव हुआ। इसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु इस बात को जान गया। इसके बाद हालांकि कई इतिहासकार बहुत सारे टिप्पणी करते हैं जो इस प्रकार से भी बिंबिसार की मृत्यु हुई, जो अपने जहर खा लिए। और बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं जो उसकी हत्या अजातशत्रु ने कर दिया। हालांकि उस चीज़ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो उसके पुत्र जो है इस बात को जाने तो पिता को जो है अपने जेल में बंद करा करके उस पर जो है हत्या कर दिए। तो उससे एक पुत्र हो गया था, अमरपाली का जो है एक पुत्र हुआ था। इसके बाद जब अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है अपने पिता को हत्या करके, तो अमरपाली पे फिर उसका निगाह जाता है। यानी पिता भी उसमें शामिल था और पुत्र को भी जो है वो चीज़ें अच्छी लग गई। तो जब अच्छी लगी तो फिर उससे मिलने आया। ये बात अमरपाली को जब पता चला ये बिंबिसार का पुत्र है, तो उससे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगी जो इसी का पिता का जो है एक पुत्र मेरे पास हो गया है। तो इस बात से थोड़ा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। और बाद में ये कहा गया कि अमरपाली जो है बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म, और उसी के पीछे पीछे चलते अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूँगा। उसी को देखते हुए बौद्ध धर्म की अगर स्वीकृता की बात करते हैं तो अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार रहे, और हर्यक वंश में टोटल 3 प्रमुख शासक रहे, जिसमें आपको बताना है बिंबिसार का काल कितना से कितना तक रहा है। लाइट जला दो ना, अंधेरा हो गया। बिंबिसार की अगर हम बात करते हैं कितना से कितना तक रहा है? 544 से लेकर के 412 तक बिंबिसार का कार्यकाल की बात करते हैं। तो 544 से लेकर के 412 तक ईसा पूर्व है ये सब। इसके बाद सब ये ईसा पूर्व है, क्योंकि मगध का जो उत्थान हुआ था वो उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ था। और उत्तर वैदिक काल जो चला था वो आपको 900 से लेकर के 600 तक चला था। यानी 600 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक का जो कार्यकाल रहा वो मगध का उत्थान रहा। तो इसमें अगर हम देखेंगे अगला अगर हम बात करेंगे तो अजातशत्रु का कार्यकाल कब से कब तक रहा? नहीं, आप 544 से जब 412 देख रहे हैं तो फिर तो स्टार्ट वहीं से होगा, 412 से स्टार्ट होगा। तो 412 से लेकर के कितना तक रहा? 344 बीसी तक। 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक रहा था। इसके बाद क्या? बहुत दिन शासन किया। ये जो है बहुत दिन शासन, अजातशत्रु बहुत दिन शासन किया था। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं उदायन की, अगर चर्चा करते हैं उदायन का कब से कब तक जो है इसका कार्यकाल रहा? 344 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक कार्यकाल रहा। यानी आप ये देख सकते हैं, अगर हम बात करें मगध, तो मगध का संस्थापक कौन था? मगध का वो नहीं था, वीररथ और जरासंध था।
दो व्यक्ति थे, विदरथ और जरासंध। यानी मगध की अगर हम बात करते हैं तो मगध का संस्थापक की बात करें तो विदरथ और जरासंध, लेकिन मगध का विस्तार किसने किया? तो ये सब देख रहे हैं आप, जैसे कि बिंबिसार हो गया, उदयन हो गया, इसके बाद भी आप अजातशत्रु देख रहे हैं, और सारे हैं, जैसे कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश, इसके बाद भी नाग वंश, इसके शिशुनाग वंश, इसके बाद भी नंद वंश। तो ये सब जो वंश रहा, ये सब मगध के उत्थान में रहा, यानी मगध के विस्तार क्षेत्र में रहा, मगध को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन संस्थापक आपसे पूछा जाए तो विदरथ और जरासंध था। इसके बाद बताना है आपको ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, सही है। इसके बाद बताइएगा भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी हाइड्रोजन बोल रहे हैं हम ये जल नहीं बोल रहे हैं, भारी जल नहीं बोल रहे हैं, भारी हाइड्रोजन सिर्फ बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिर्फ डी होता। इसी जगह भारी जल रहता तो D2O, हाँ भारी जल रहेगा तो D2O, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें जुट गया, ऑक्सीजन आया, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारी हाइड्रोजन है, तो सिर्फ डी होगा। इसके बाद बताना है शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, CO2 हो जाएंगे, सही है। जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही है, CO+H2 हो जाएंगे, सही है, CO+H2 हो जाएंगे। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH, सही है, C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल का। इसके बाद सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही है, CH3COOH, सही है, CH3COOH होता है। कोठारी आयोग का संबंध किससे रहा? शिक्षा से था, सही है। कोठारी आयोग कब आया? 1964, सही है, 1964 में जो है कोठारी आयोग आया था, सही है। इसके बाद बताइएगा डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? सही है, नीलगिरी की हो जाएंगे, सही है। इसकी ऊंचाई कितना है? सही है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, सही है। डोडा बेटा की ऊंचाई की बात करेंगे तो 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुदी है, इसकी ऊंचाई कितना है? 2697 या 96 भी कह सकते, कहीं कहीं 96 कहीं 97 लिखता है, तो याद रखिएगा 2697 जो है किसका है? अनाईमुदी का। और अनाईमुदी जो है किस पहाड़ी पे? अन्नामलाई की पहाड़ी पर, अन्नामलाई की पहाड़ी पर जो है अनाईमुदी स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी किस ओर है? दक्षिण की ओर है, सही है, दक्षिण की ओर हो जाएंगे, सही है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी की बात करेंगे तो उत्तर की ओर, उत्तर की ओर हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है आपको अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर जो है कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर का जो है कितना मीटर ऊंचा है? 1722 मीटर जो है ऊंचा है। किस पहाड़ी पर है ये? माउंट आबू के पहाड़ी पर, माउंट आबू के पहाड़ी पर हो जाएंगे। इसके बाद बताना है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? जिंदगारा, सही है। और जिंदागारा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला में है ये, विशाखापट्टनम जिला में हो जाए। तो कहीं कहीं पे आपको महेंद्रगिरी देगा, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी, हम बता रहे हैं ना, पूर्वी घाट का जो है ओडिशा में, असम में नहीं, ध्यान सुनिएगा। पूर्वी घाट का जो है सबसे ऊंची चोटी कभी कभी जो देगा आपको, वो आपको महेंद्रगिरी कहीं कहीं पे देगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास करिएगा। महेंद्रगिरी ओडिशा में है, और जिंदीगरा की बात की तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद भी अगर हम दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखें तो पूर्वी घाट की, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें नहीं दिया गया, एक याद है, थोड़ा सा ऐसा ही नाम है, चलिए छोड़िए। ऊंचा याद रखिए, जिंदागरा हो जाएंगे, जो कि कहाँ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और 1690 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? अभी फिलहाल 22 है। मूल संविधान में कितना था? 14 भाषा मूल संविधान में था, सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 15वां भाषा कौन सा था जिसे जोड़ा गया? सिंधी था। सिंधी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन के तहत, हाँ 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। सिंधी भाषा को 15वां भाषा के रूप में जो है ऐड किया गया। इसके बाद बताना है आपको जो मणिपुरी हो गया, कोंकणी हो गया, नेपाली हो गया, ये सब भाषा को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन के तहत। और कब हुआ था? 1992 में। यानी शॉर्ट में नमक याद रखेगा, 9 से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी हो जाएगा। यानी ये 71वें संविधान संशोधन
92 में जोड़ा गया। इसके बाद भी 4 भाषा और बच गया, तब तो 22 पूरेगा ना। तो कौन कौन से ऐसे भाषा थे जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया? सही है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा उड़िया का नाम बदल के जो है उड़िया कब किया गया था? सही, 2011 में। 2011 याद रखिएगा, 2011 में किया गया था। सही है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? सही है, क्या हो जाएंगे? विक्रम हो जाएंगे। सही है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? सही है, 14 जुलाई 2023 को किया गया था। सही है, 14 जुलाई 2023 को किया गया था। किससे किया, मतलब कौन सा यान से किया गया? सही है, LVM-3M4। LVM-3M4 इससे जो है लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। 2028 में जो है चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा, इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया था? चौथा। सही है, चौथा देश बन गया था। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया था। सही है। अब तक जो है कोई देश नहीं है जो दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंडिंग किया है, तो भारत की पहला बार किया है। इसके बाद बताना है, हाँ, इससे पहले जो आप बोल रहे हैं वो यानी चीन अभी कहाँ ले गया दक्षिणी ध्रुव पर? अभी पहुंच गया? नहीं पहुंच पाया है। तो ये जो है गया है, भारत का ही गया जो कि चंद्रयान 3 गया था। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। सही है, 23 अगस्त हो जाएंगे। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? आंध्र प्रदेश की। सही है, हालांकि अब हो गया है ये चीज़। हाँ, इधर दिया है 6 महीना पहले, 3-4 महीना पहले जो है दिया हो गया है। इसके बाद बताना है जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब किया गया? डेट इसका पूछता है बार बार। 31 अक्टूबर 2019 याद रखेगा, डेट के साथ मेंशन याद रखेगा। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद बताइएगा एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। सही है, टोन हो जाएंगे। ध्वनि जो है किस में गमन कर सकती है? ध्वनि किस में गमन, माध्यम से गमन करती है ना। तो ये बताना अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, किस प्रकार की तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग है। सही है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो किस में गमन कर सकता है? ठोस में। सही है, ठोस में सबसे ज्यादा चल सकता है। वही प्रकाश की बात करेंगे तो निर्वात में, सबसे ज्यादा निर्वात में जो है गमन कर सकते हैं। इसके बाद बताइएगा साइटोकाइनिन के खोजकर्ता कौन हुए? एक प्रकार का हार्मोन है ना, साइटोकाइनिन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है, जिसके खोजकर्ता कौन हुए? मिलर हो जाएंगे। सही है, मिलर हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को रोकता है? एबेसिसिक एसिड। एबेसिसिक एसिड जो है ये पौधा की वृद्धि को रोकने का काम करता है। कौन सा ऐसा हार्मोन, पादप हार्मोन है जो पौधे के फूल को खिलाने में मदद करता है? सही है, फ्लोरोजेंस हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थल में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदारो से पाया गया है। सही है, मोहनजोदारो हो जाएंगे। सूती कपड़ा की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़ा? ये भी मोहनजोदारो। सही बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन 2213 मेंस में या 2446 के मेंस में आप जाइएगा, बिहार एसआई की बात करते हैं तो उसमें पूछा गया सूती कपड़ा जो है कहाँ से मिला था, तो ये मोहनजोदारो से ही मिला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिट्टी का तराजू, ये भी मोहनजोदारो से ही मिला है। और मिट्टी के बर्तन पूछ दे तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिला था? सही है, कालीबंगा से हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा मिट्टी के बर्तन की बात करेंगे तो कालीबंगा से। मिट्टी के तराजू हम बोल रहे हैं, मिट्टी के तराजू की बात कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएंगे? हाँ, इसके मोहनजोदारो हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा मनके बनाने का साक्ष्य दोनों जगह से मिला है, लोथल और चनहुद्रो दोनों जगह, हाँ दोनों जगह से जो है इसका मिला है। तांबे का कुत्ता बनाया हुआ, ये कहाँ से मिला था? तांबा का कुत्ता। सही बोल रहे हैं, लोथल से ही है। तांबे का कुत्ता जो है लोथल से ही है। सही है। धान की भूसी, ये भी लोथल से। सही है। इसके बाद बताइएगा प्राग ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से मिला था धान की भूसी? कोल्डीवा से। कोल्डीवा। सही है। इसके बाद बताइएगा रंगपुर, ये सिंधु घाटी सभ्यता, हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात की। हाँ, तो प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बाद आधे ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस में है? आधे ऐतिहासिक काल में। इसके बाद बताना है आपको
कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? पांचाओ। सही है, पांचाओ था, ये पूछा भी गया है। पहली बार तो हार गया था लेकिन दूसरी बार में ये जीत गया था। हाँ, इसके बाद बताना है, कनिष्क जब जो है अपना राज्य ग्रहण किया था उस समय में कौन सा संवत चलाया था? राज्यारोहण के समय कौन सा? शक संवत। सही है, शक संवत चलाया था। और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो है इसे अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च। सही है, 22 मार्च 1957 को। और याद करिएगा, जो हिंदी का महीना जो था चैत वैशाख जेठ फागुन, तो उसमें अगर पहला महीना की बात करें तो कौन सा होता है? चैत होता है। तो 22 मार्च को ही पहला चैत स्टार्ट होता है। 22 मार्च को ही पहला चैत स्टार्ट होता है। अगर साल लीप में हो तो वो जो है 21 मार्च को स्टार्ट हो जाता है। लीप में हो तो एक दिन पहले 21 मार्च को, और जनरल में हो तो 22 मार्च को जो है चैत स्टार्ट होता है। ऐसे जो है ना, ये उस समय हुआ था, उसके बाद बदलते रहता है। 14 अप्रैल से होता है, सतवानी होता है ना, दूसरी से। अरे होली के कद होके जो है ना शुरू हो जाता है ना। हम जहाँ तक ये जानते हैं, जो इसके बाद अगर हो सकता है तो आप लोग ही बता सकते हैं। हम यही जानते हैं, अगर चैत की बात करेंगे तो 22 मार्च अगर जनरल में है तो 22 मार्च में हो सकता है। ये बदलता भी है, क्या है नहीं पता, बदलता है, क्योंकि आप तो उस समय ज़्यादा जानते होइएगा, उससे आप तिथि का रिलेटेड आप करते रहते हैं, तो क्योंकि हाँ तो इससे जानिएगा। लेकिन हम तो किताब में जो पढ़े हैं, जो चैत जो स्टार्ट होता है वो 22 मार्च को, और जिस अगर मान के चलिए लीप वर्ष पड़ गया तो 21 मार्च को ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद बताइए, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? सही है, कुश्ती से हो जाएंगे। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। सही है, बैडमिंटन। इस बार का पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? पीवी सिंधु भी थी। सही है, शरद कमल। सही है, हाँ वही है। तो पीवी सिंधु और शरद कमल थे। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं ओलंपिक में, इस बार के ओलंपिक में भारत का स्थान कितना रहा? 71वां रहा। सही है। कितना गोल्ड ओलंपिक में जीता? एक भी गोल्ड नहीं जीता। अगर हम बात करें सिल्वर, एगो किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। सही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कांस्य पदक की बात करें तो 5 कांस्य पदक जीता गया है। सही है। और आज ही शायद पैरा ओलंपिक खत्म भी होने वाला है, 8 तारीख आज ही है ना, तो कितना मेडल टोटल आया वो कल गोल्ड 7 गो आ चुका है। आज भर देख लीजिए, इसके बाद डाटा आ जाएगा टोटल कितना, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद बताइएगा, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। ये सब क्वेश्चन मिस नहीं करिए, बहुत हाईलाइटेड है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी। हिमा दास रेसलिंग, धावक से। सही है, रेसलिंग है। इसके बाद साइना नेहवाल की बात करेंगे तो बैडमिंटन से। और ढींग एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है? हिमा दास। हिमा दास को जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। इसके बाद दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से? जिम्नास्टिक से। रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। मनु भाकर का संबंध किस खेल से? शूटिंग से। और इस बार के ओलंपिक में मनु भाकर ने कौन से पदक जीते? 2 पदक जीता, कांस्य पदक ही जीता है। कांस्य पदक। सही है, हाँ, सिंगल में और एक मिक्स में जीता है। तो दोनों बार जो ये कांस्य पदक ही इस बार जीते हैं। और किस खेल से संबंधित? शूटिंग से संबंधित है। जो कितना मीटर के एयर वाला में? 10 मीटर पिस्टल में जीते हैं। हाँ, ये जो मतलब व्यक्तिगत मतलब पहला जो जीते थे सिंगल में वो कितना? 10 मीटर में जीते थे। सही है। और जो द्विगल जीते थे मतलब डोरी वाला में वो 25 मीटर में, मिक्सअप जिसको बोल सकते हैं, तो वो 25 मीटर। 50 वाला में इसमें नहीं है, वो स्वप्निल कुशाले शायद है, वो 50 मीटर है। अच्छा, हार गई है ना, जीतने की बात कर रहे हैं। तो जीती थी जो है एक आपका 25 मीटर में और एक 10 मीटर में। इसके बाद हारने वाला कम पूछता है, जीतने ही वाला पूछेगा। हाँ, हारने वाला आपसे पूछ सकता है उसके बारे में। किसके बारे में? जो 100 ग्राम के वजह से हार गई। विनेश फोगाट। 50 किलोग्राम वजन में उसको कुश्ती में जाना था, लेकिन जो है 100 ग्राम की वजह से अधिक ज़्यादा हो गया, इस कारण छट गई। तो पैरा ओलंपिक में सर पदक भी अच्छा खासा लाया है भारत। अच्छा जीता है। रैंक भी उसका ठीक ठाक इस बार रहेगा। और रैंक जो जारी होता है ना, वो गोल्ड के आधार पे ही रैंक जारी होता है। तब तो आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान शायद 1-2 कितना 21 को गोल्ड जीता है, इसके बाद भी अपना भारत से अच्छा खासा रैंक उसका है, तो गोल्ड पे ही तैयार किया जाता है। हाँ, वही नहीं करें। इसके बाद बताइएगा, राज्यसभा कितने दिन तक जो है धन विधेयक को रोक सकता है? 14 दिन तक जो है धन विधेयक को रोक सकता है। और राज्यसभा सामान्य विधेयक को कितना दिन तक अधिकतम रोक सकता है? 6 महीना तक। सही है, याद रखिएगा, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितना दिन तक रोक सकता है? 6 महीना। और धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। हालांकि राज्यसभा का इसमें ज़्यादा अहमियत नहीं होता है धन विधेयक में, या उसे स्वीकृति दे या ना दे,
14 दिन के अंदर जो ऑटोमेटिक वो पास हो जाती है। तो इसमें धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा महत्व लोकसभा का ही रहता है, और धन विधेयक लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत भी किया जाता है। इसके बाद बताइएगा, ये आर्टिकल की बात करते हैं, धन विधेयक की चर्चा कितना में किया गया है? 110 में किया गया है। सही है, 110 में किया गया है। अब लाइए लुसेंट पूछ लेते हैं।